क्या हाल है दोस्तों, फिर से तुम्हारे सामने आ चुका है एक और मजेदार से लेक्चर में। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस सीरीज में। तो आज 7th लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं। 10 लेक्चर्स में मैंने तुम्हें बताया था कि हम मैथमेटिक्स को सीखने वाले हैं। तो आज हमारा काम रहेगा, लास्ट टाइम हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था, आज थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा पे वापस आएंगे, कल फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और उसके बाद जो लेक्चर बचेंगे उसमें थोड़ा एडवांस टॉपिक और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये चीजें रहने वाली हैं। बट ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसको उसकी छोटी सी मोटिवेशन बताना चाहूंगा। मैं इधर उधर की बातें बाद में करूंगा, ठीक है, एंड में करेंगे लेक्चर के। डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं। हमने लास्ट टाइम ना एक ऐसा पढ़ा था चीज, इसे बोलते थे हम लीनियर ऑपरेटर। याद आया लीनियर ऑपरेटर के बारे में? लीनियर ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था एक मशीन की तरह है। इधर से इनपुट डालोगे कुछ आउटपुट आएगा। ऐसा भी हो सकता है आउटपुट सेम आ गया, सामने कोई नंबर है। बताई थी ये बात, ये भी बात बताई थी, ठीक है, यहां तक सही था। ये मैंने लीनियर ऑपरेटर बताया था। अगर तुम इसको चेंज करना चाहते हो, ड्यूल स्पेस में जाना चाहते हो, ड्यूल स्पेस में जाते ही ये इसका हार्मिशियन कॉन्जुगेट बन जाता है। वो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करते हैं। लास्ट टाइम इसके बारे में बताया था, है ना। तो लास्ट टू लास्ट लेक्चर से मैं थोड़ा इसको लिंक करना चाहूंगा, ध्यान रखना इस बात को। ये मैंने लास्ट टाइम बताई थी। फिर मैंने कहा था ये जो एम है लीनियर ऑपरेटर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन। अच्छी नोटेशन है, हमेशा यूजफुल नहीं होती है। तो हमने इसके लिए नोटेशन कौन सी चूज की थी? मैट्रिसेस की। याद करो ऐसा कुछ आया था MIJ जैसा, है ना, वही चीज वैसा कुछ। लेकिन आज हम एक और नोटेशन देखने वाले हैं विच इज आउटर प्रोडक्ट। तुम कहोगे भैया इनर प्रोडक्ट तो हमने सुना था, अब नाउ व्हाट इज दिस आउटर प्रोडक्ट? जैसे इनर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, इनर प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा था? दो वेक्टर लाओ, एक स्पेस से, एक वेक्टर स्पेस से, एक उसके ड्यूअल से, दोनों को मिला दो। जैसे ही तुमने मिलाया एक नंबर मिलेगा अल्फा। इट इज ईदर रियल और कॉम्प्लेक्स, बट एक नंबर मिलेगा और ये बताएगा नंबर द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, है ना। अगर इसका इनर प्रोडक्ट 0 आया मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हम यूज कर सकते हैं उसको बेसिस वगैरह बनाने के लिए, ऐसी चीजें मैंने बताई थी लास्ट टाइम, है ना। और आउटर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है। मस्त सी एकदम मजेदार सी चीज है। इससे भी इसको यूज करके हम लीनियर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर देखें ढेर एप्लीकेशन है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर और डेंसिटी ऑपरेटर, वहां पे बहुत सारी जगह पे ये यूज होने वाला है। तो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आज हमें पढ़ना है। एक्चुअल में इनर प्रोडक्ट क्या करता है? दो वेक्टर लेके एक वेक्टर स्पेस से उसके ड्यूल से एक नंबर हमें देता है। लेकिन ये क्या करता है? दो वेक्टर लेता है लेकिन हमें पहुंचा देता है हायर डायमेंशनल स्पेस में। ये पहुंचा देता है हायर डायमेंशनल स्पेस में। मतलब इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा, प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली एक मैट्रिसेस से इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे जो इसका रिजल्ट होगा। मतलब इसको, मैट्रिसेस को और एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन को हम इक्विवेलेंटली मान के चलेंगे हमेशा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिसेस होने वाली है। तो वो चीज हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको जानते हैं कि हमारे पास आउटर प्रोडक्ट क्या होता है। एंड लेट्स सी पहले इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। तो आउटर प्रोडक्ट बढ़िया सी एक डेफिनेशन लगा लो एंड लेट्स सी ये क्या करता है। तो आउटर प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेंसर प्रोडक्ट results a higher dimensional object, टिपिकली या मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? वो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की बात हो रही होगी यहां पे। इस चीज को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, अनलाइक इनर प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट क्या होता था? रिजल्ट्स अ नंबर इधर रियल और कॉम्प्लेक्स। यहां पे आउटर प्रोडक्ट ओपी प्रोड्यूसेस अ मैट्रिक्स, या फिर हम इसको बोल सकते हैं हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इनर प्रोडक्ट की तरह एक नंबर को प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्चुअल में क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है एक हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, n क्रॉस n की मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसकी एक रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बताता हूं। एक हमारे पास है लेट अस से u रियल स्पेस में, अरे
u रियल स्पेस में से ले रहे हैं, एन डायमेंशनल स्पेस है हमारे पास, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, और एक v है हमारे पास, वो भी एक एन डायमेंशनल स्पेस है। अगर मैं आउटर प्रोडक्ट लेना चाहता हूं u और v की, एंड लेट्स सी की क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसका आउटर प्रोडक्ट लूं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो चीज होगी ये एक, इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, एन m, तो यहां लिखेंगे n प्लस m डायमेंशनल मैट्रिक्स हमें यहां पर मिलने वाली है। समझ पा रहे हैं? n प्लस m डायमेंशनल मैट्रिक्स, कुछ ऐसी सी मैट्रिक्स मिलेगी, u1 v1 अप टू सोन u1 vm अप टू सोन, ऐसे चलते चलते लास्ट एलिमेंट un vm, ऐसी कुछ मैट्रिक्स मिलने वाली है, हाई डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। बस इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी तो हम एब्स्ट्रैक्टली पढ़ रहे हैं, चीजों को मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, समझेंगे धीरे धीरे। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखो कि ये जो आउटर प्रोडक्ट होता है, ये स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखता है, इस चीज का भी ध्यान रखो। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो आउटर प्रोडक्ट होता है, आउटर प्रोडक्ट प्रिजर्व्स द फुल स्ट्रक्चर ऑफ वेक्टर्स, फुल स्ट्रक्चर ऑफ बोथ दी वेक्टर्स। वेक्टर्स अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोते हैं, कीप दिस इन माइंड, ठीक है, बोथ दी वेक्टर्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये पता लगती है, मैंने बताया ना काफी इंट्यूटिवली काफी सारी चीजें बताने वाला हूं, तो एक और बात जानेंगे, इट्स अ वे ऑफ स्प्रेडिंग आउट, इट्स अ वे ऑफ स्प्रेडिंग आउट, ऐसे लिख लो, the interaction between two vectors into a higher dimensional space, दो वेक्टर्स को लेंगे और फैलाना है ऐसे सच दैट वो एंटर कर जाए हायर डायमेंशनल में। मैं और मेरी कोई एक दोस्त है, तुम्हें पता है उस दोस्त का नाम क्या है, वीना। हम दोनों जैसे ही मिले आउटर प्रोडक्ट के कारण, तो हम एक हायर डायमेंशनल स्पेस में चले गए, ऐसा कुछ दो वेक्टर्स मिलने के बाद, लेकिन हमारी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व रही। मैं राजन ही हूं, वो वीना ही है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में देखें तो जैसे ही डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट होता है एक नंबर। मैं इसके एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, है ना, बनती भी नहीं है, उल्टा सीधा सोच लोगे तुम लोग। तो अनलाइक डॉट प्रोडक्ट which collapse into a single number, डॉट प्रोडक्ट तो एक सिंगल नंबर, काफी ज्यादा बेइज्जती कर दिया ना हमने डॉट प्रोडक्ट की, पावरफुल होता है भाई साहब, वो इतना ही यूज होगा जितना ये आउटर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट भी, डॉट प्रोडक्ट या फिर मुझे इनर प्रोडक्ट कह देना चाहिए, यहां पे इसको लिख लेना इनर प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसका यूज क्या है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑपरेटर्स। कौन सा ऑपरेटर? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर को। फर्दर इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। तो अब फाइनली मैं एक बार थोड़ा सा बताना ही चाहूंगा, जैसे इन क्वांटम मैकेनिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, स्टेट ऑफ अ पार्टिकल। थोड़ा सा अगर मेरे को, हाँ ठीक है, स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इन इट्स वेक्टर स्पेस। अब ठीक है, थोड़ा सा या वेक्टर स्पेस नहीं, माय मिस्टेक, ये बड़ी भारी मिस्टेक हो जाती। हिल्बर्ट स्पेस, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो हिल्बर्ट स्पेस में काम करेगी, वेक्टर स्पेस नहीं, हिल्बर्ट स्पेस। मेक श्योर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और यहां पे अगर हम बनाना चाहते हैं आउटर प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा आएगा, दिस इज एन आउटर प्रोडक्ट, ये लिख लो भाई। अब मैं इसको एक चीज पे एक्ट करवा के दिखाता हूं, फिर इसका मीनिंग बताता हूं, ठीक है। थोड़ा मैं अब क्लासिकल डॉट प्रोडक्ट पे जाना चाहूंगा, तो मेक श्योर ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक इनर आउटर प्रोडक्ट है कुछ ऐसे, और मैंने इसको एक वेक्टर पे काई वेक्टर पे मैंने एक्ट करवाया, करेगा क्या, लेट्स सी। क्यों मैंने इसको बोला
प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब पता लगेगा तुम्हें। तो इसमें क्या हुआ, ये बन गया हमारे पास साई, इन दोनों को मिलाया, लास्ट टाइम बताया था, बड़ी खूबसूरत सी नोटेशंस हैं ये जो डिराक ने दी हैं। तो ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं और ये बन जाएगा फाई काई। मीनिंग समझाता हूं, पहले देख तो लो, है ना। ये है, ये हमारे पास एक चीज है, बट ये तो एक नंबर होता है और बचा हमारे पास साई। तो इसका मतलब समझते हैं। एक्चुअल में हमने किया क्या कि एक वेक्टर था, मैं इसको सिंपल वेक्टर से ही रिप्रेजेंट अभी करना चाहूंगा। एक वेक्टर था हमारे पास काई, और एक वेक्टर था हमारे पास फाई, और एक वेक्टर था हमारे पास एक वेक्टर था हमारे पास साई। एक तो सारे एक जैसे नाम के हैं, है ना। हाँ, तो हमने क्या किया, इन दोनों का लिया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन ली हमने यहां पे, है ना, फाई की। तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, और ये हमारे पास एक नंबर है, कीप दिस इन माइंड। ये नंबर जो हमारे पास आया, इस नंबर टाइम्स हमने इसको स्केल कर दिया, तो कितना बन गए, फाई साई। मान लो 2 आता तो मैं इसको 2 टाइम्स खींच देता, तो इसने इसको स्केल कर दिया साई 5 टाइम्स। भाई साहब बड़ी खतरनाक सी बात थी, एक और बार समझना चाहेंगे, मजेदार बात है। क्या बात है, आउटर प्रोडक्ट जब भी किसी वेक्टर पर लगाओगे तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें जो जिस भी वेक्टर पर लगाओगे वो वेक्टर पहले प्रोजेक्ट होगा फाई की डायरेक्शन में, फिर जो भी नंबर मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उतने टाइम्स ये जो साई वेक्टर है ये स्ट्रेच हो जाएगा, स्केल हो जाएगा। स्क्वीज भी हो सकता है अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो। सो मेरे फाइनल वर्ड्स यही रहेंगे, अगर हम कभी भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर को समझना चाहते हैं, ऑल्दो अभी मैं इसके फिजिकल एप्लीकेशन ना बता के थोड़ा एब्स्ट्रैक्टली ही बात कर रहा हूं, अगर हम किसी भी वेक्टर पे इसको एक्ट करवाना चाहते हैं तो ये 2 काम करेगा। सबसे पहला प्रोजेक्शन, अभी अभी बताया भी, पहले इसने क्या किया, प्रोजेक्शन की, ये वाली प्रोजेक्शन के बाद इसने क्या किया, स्केलिंग की। तो ये 2 काम करता है, प्रोजेक्शन प्लस में स्केलिंग। मेक श्योर इस बात को ध्यान रखना, और अब तुम्हें बताएंगे कि कैसे ये रिप्रेजेंट करता, कैसे इसको यूज करके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक लीनियर ऑपरेटर को। ये भी तो जानना जरूरी है, एक लीनियर ऑपरेटर को कैसे लिखा जा सकता है। तो मान लेते हैं हमने 2 वेक्टर लिए हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। सो नेक्स्ट लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर एज आउटर प्रोडक्ट। इसमें अब थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट कुछ देर के लिए हम, ठीक है। 2 वेक्टर्स हमने लिए हैं U, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस से, लेट अस से इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड F, दूसरा भी वेक्टर वहीं से ले रहे हैं, लेट अस से इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड F, ऐसा कुछ समझ आया यहां तक। हमने क्या किया, ये 2 वेक्टर्स को यूज करके एक आउटर प्रोडक्ट बनाया, आउटर प्रोडक्ट एक्ट करवाया हमने किसी तीसरे वेक्टर W पे, और इसका तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें मीनिंग बता दिया है, ये एक नंबर है तो इसको आगे करके लिख सकते हैं, और बचेगा हमारे पास वेक्टर। पहले ये प्रोजेक्शन करता है, फिर ये हमारे पास क्या करता है, पहले प्रोजेक्शन और उसके बाद स्केलिंग। स्केलिंग किसकी होगी, ये U वेक्टर की स्केलिंग होगी। मेक श्योर इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, ये 2 मीनिंग है इसके। क्या मीनिंग समझ रहे हो, कि एक तो ये है, ये जो भी चीज है एक्टिंग ऑन W, एक तो ये मतलब हो सकता है। एक यहां से हमें मतलब समझ आया कि स्केलिंग U या मल्टीप्लाइंग U बाय अ नंबर दिस, स्केलिंग दिस बाय VW, कोई भी मीनिंग समझ लो। और हम इसकी डेफिनेशन ही ऐसे चूज करेंगे सच दैट दे बोथ आर इक्विवेलेंट। वी विल डिफाइन आउटर प्रोडक्ट सच दैट बोथ डेफिनेशंस आर इक्वल। अरे भाई साहब अभी तो बहुत सारी इक्विवेलेंट लिख लेना। अरे अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनलेयर होने वाली हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स आएगी, देखते जाओ। अभी तो बहुत मजेदार चीज होने वाली, डिराक नोटेशन का एक समय तो पक्का ऐसा आएगा जब तुम भी कहोगे मजा आ गया भाई साहब, ये बढ़िया नोटेशन थी। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात कही थी, ऐसा जरूर मूवमेंट आएगा जब तुम ये चीज बोलने वाले हो कि भाई साहब सही हो गया, इस बंदे ने बहुत सही चीज बता दी है हमें। जो
डिराक की बात कर रहा हूं, उस बंदे ने। हाँ, मैंने तो चलो तुम्हें सिर्फ इंटरप्रेट करके ही बताई है चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो हम डिफाइन कर रहे हैं समेशन ए आई यू डब्ल्यू एज अ लीनियर ऑपरेटर। अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है, कोई इसका मतलब नहीं बताया, कोई कुछ नहीं बताया। ठीक है, लेट अस से यहां पे यू आई, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं एज अ लीनियर ऑपरेटर। और जैसे ये एक्ट करेगा व्हेन एक्टिंग ऑन लेट अस से वी, देन ऐसे एक बार लिख के भी दिखा देते हैं, ए आई यू आई डब्ल्यू, या आउटर प्रोडक्ट नोटेशन है, याद रखना। दिस एक्ट कर रहा है वी पे, गिव्स क्या मिलेगा यहां से, समेशन ए आई, देखो समेशन है आई पे, तो ये वी तो अंदर जा सकता है। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, ए आई इनर प्रोडक्ट, मतलब एक नंबर मिलेगा यहां से, और साथ में आएगा एक यू आई। दिस इज द थिंग दैट वी विल बी गेटिंग। ये चीज हमारे को एज अ रिजल्ट मिलने वाली है जब भी हम यूज करेंगे। और यहां पे हमारे पास एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम खतरनाक सी चीज आती है, जिसको हम बोलते हैं, जो चीजों को थोड़ा और समझने में हेल्प करेगी। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लीनियर ऑपरेटर को ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनर आउटर प्रोडक्ट। अभी भी समझ नहीं आया होगा, फील नहीं आई होगी, फील अब आएगी जब मैं डिफाइन तुम्हारे सामने करने वाला हूं एक चीज जिसे बोलते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन। नाउ व्हाट इज दिस कंप्लीटनेस रिलेशन? ये हमें बताएगी, या ऐसे समझ लो, इट शोज द ताकत ऑफ आउटर प्रोडक्ट। इट शोज द ताकत ऑफ आउटर प्रोडक्ट। बस इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं तुम्हें एक्चुअल पावर दिखाता हूं कि आउटर प्रोडक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस आउटर प्रोडक्ट थिंग, वो भी तो पता होना चाहिए। अब पता लगेगा तुम्हें। मान लो हमारे पास एक लेट अस से, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को। याद है ना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस अलग अलग वाले 0 होते हैं, सेम सेम वाले 1 होते हैं, है ना। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस V of F, so that any vector V belongs to V of F can be represented या can be written as V is equal to alpha I। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, या इसको ऐसे लिख लो, वी आई लिख लो। इसको नोटेशन थोड़ी बढ़िया बनाने के लिए इसको वी आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये तो नंबर्स ही हैं, ये तो हम ऑलरेडी पता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो वी आई है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन जनरल अगर हम बात करें तो। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, जो वी वेक्टर है ये एक ऑर्थोगोनल वेक्टर है, याद रखेंगे। मान के चल रहे हैं अभी के लिए, चीजों को थोड़ा डिफाइन करना होगा हमें, है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा आई का वी के साथ, अगर तुम इनर प्रोडक्ट लोगे तो आंसर हमेशा वी आई आना चाहिए। मेक श्योर इस बात का ध्यान रखें। ऑलरेडी कर चुके हैं ना मैं ये तो बातें, दोनों साइड आई आई से मल्टीप्लाई किया, ऐसे लास्ट टाइम बताई गई थी। यहां पे भी एक आई आएगा, कोलैप्स करके 1 बन जाएगा, ये बचेगा, सिर्फ वही टर्म बचेगी जब आई आई के इक्वल हो। ऐसी ऐसी बातें ऑलरेडी बता चुका हूं मैं तुम्हें, है ना। वही चीज यहां पे लिखी और कुछ न्यू नहीं किया है मैंने, ठीक है। सो अब आता है मेन मुद्दा, विच इज समेशन आई दिस। ये तो आउटर प्रोडक्ट था ना, देखते जाओ अभी क्या होगा। इसको V पे लगा के देखते हैं, एंड लेट्स सी क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो ये बचेगा समेशन आई, और ये एक इनर प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू क्या थी, वी आई थी, विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वी आई आई। लेकिन एक सेकंड, ये क्या चीज थी, ये तो हमारे पास V था, ये हमारे पास था V। इसका मतलब हमारे पास एक न्यू ऑपरेटर मिल चुका है जो कि वेक्टर को वैसे ही रखता है जैसा वो था। तो इसका नाम दे देते हैं, ये जो ऑपरेटर हमारे पास था, ये एक ऐसा ऑपरेटर, ऐसी चीज है जिसको वेक्टर पे अगर लगाओ तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको बोलेंगे कंप्लीटनेस रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यही हमारी हेल्प करेगा किसी भी वेक्टर को उसके इनर प्रोडक्ट स्पेस, आउटर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने में। यही है वो चीज जो हेल्प करेगी हमारी किसी भी वेक्टर को उसके आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखने में।
एंड लेट मी शो यू हाउ, कैसे लिखा जाता है वो भी बताते हैं। कंप्लीटनेस रिलेशन से हमारे को दो फायदे होते हैं अगर हम इन जनरल देखें तो। सो कंप्लीटनेस रिलेशन का पहला फायदा, तो CR इज यूज्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग a linear operator as outer product. Let me show you how. जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम V to W, ऐसा कुछ है। V हमारे पास इनपुट है और या इसको F से रहने दो, A से रिप्रेजेंट कर लो। एक लीनियर ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। कहां, किस वेक्टर स्पेस से किस वेक्टर स्पेस में भेजता है? वो भेजता है V से W में। मतलब तुम एक इनपुट डालोगे V स्पेस का और पहुंच जाओगे W स्पेस में। और मान लेते हैं हमारे पास VI ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, बेसिस ऑफ V, और ये जो WI है दिस इज ऑर्थोनॉर्मल, एक इनपुट बेसिस लेंगे एक आउटपुट बेसिस लेंगे ऑफ W। कोई भी वेक्टर को अब हम लिख के दिखाते हैं आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में। लेट मी शो यू कैसे। एंड अब स्टार्ट होता है मैजिक। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसको WJ कर लेना ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, है ना। तो अगर हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है A, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, IVAIW, क्योंकि आइडेंटिटी तो किसी भी वेक्टर को या ऑपरेटर को वैसे ही रखने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। जिसको मैं फर्दर लिख सकता हूं समेशन VI कुछ ऐसा, है ना। ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यहां पे A और समेशन J WI कैट वेक्टर और WJ कैट और ब्रा वेक्टर, कुछ ऐसा, जिसको मैं कंबाइन करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। ये बन जाएगा A इज इक्वल टू समेशन IJ विच इज इक्वल टू WJ, ऐसा कुछ। और साथ में हमारे पास एक नंबर आएगा एंड दैट नंबर इज VIAWJ। इनको मैं कंबाइन कर पाया क्योंकि दोनों की इंडिसेस अलग थी समेशन की, है ना। समेशन में अगर तुम ध्यान से देखो यहां I था और यहां J था, तो मैंने इसलिए इसको कंबाइन करके कुछ ऐसे लिखा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ आउटर प्रोडक्ट। तो मैं किसी भी लीनियर ऑपरेटर को आउटर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो अभी ये जितना भी हमने समय बिताया है पिछले 20-30 मिनट, वो सारा इस चीज के लिए बिताया है। दिस इज द मेन रिप्रेजेंटेशन, आउटर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ऐसे लिख दो इसको, आउटर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। लीनियर ऑपरेटर को आउटर प्रोडक्ट फॉर्म में कुछ ऐसा लिखा जाता है। ये हमारे यूज में आएगा जब हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर, डेंसिटी ऑपरेटर, ये सारी चीजें देखेंगे ना, वहां पे तुम्हें बहुत यूजफुल लगने वाला है। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, इनपुट बेसिस, ये क्या, आउटपुट बेसिस, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट बेसिस। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये एक मैट्रिक्स है जो कि इनपुट और आउटपुट बेसिस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। इस नोटेशन में बस यही रहता है कि हमें इनपुट और आउटपुट की बेसिस पता होनी चाहिए, ये दिक्कत रहती है थोड़ी सी। और तो हमने लीनियर ऑपरेटर को 3 तरह से पढ़ना सीखा, एक एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन, एक हमने पढ़ी मैट्रिसेस वाली नोटेशन, और एक हमने पढ़ी आउटर प्रोडक्ट वाली रिप्रेजेंटेशन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, अपने काम के यही रहते हैं। और भी तुम फंक्शंस वगैरह डिफाइन कर सकते हो मैथमेटिशियंस का यूज करके, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट फिलहाल के लिए इसका एक और भी यूज होता है, ये जो कंप्लीटनेस रिलेशन है, ये एक और भी काम में आती है, विच इज एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी को डिफाइन करने में। और इसका नाम होता है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अगर कभी भी हमारे पास दो वेक्टर, अच्छा मैं इसका नाम हमेशा ही पता नहीं क्यों गलत लिख देता हूं, टी नहीं आता इसके नाम। एक्चुअल में ये एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताती है हिल्बर्ट स्पेस के बारे में। टेल्स एन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिल्बर्ट स्पेस, विच इज, अगर हम कोई भी दो वेक्टर ले, एनी वेक्टर्स फ्रॉम, एनी टू वेक्टर्स लिख लेना, फ्रॉम हिल्बर्ट स्पेस, लेट अस से U
और v दो वेक्टर्स हमने लिए हैं बिलोंग्स टू अ हिल्बर्ट स्पेस, देन हमारे पास क्या होता है जब भी तुम इनर प्रोडक्ट लोगे u और v का और उसका कुछ ऐसे मॉडुलस का स्क्वायर कर दोगे तो हमेशा छोटा आने वाला है इससे। 1 सेकेंड, कुछ ऐसे, ये दिस इज द इनइक्वालिटी जो हमारे पास है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या रहता है, अगर तुम इनर प्रोडक्ट लेते हो u और v के बीच में तो वो रिलेशनशिप हमेशा छोटी ही होगी खुद की रिलेशनशिप के साथ। बड़ी ज्यादा आध्यात्मिक बात कर दी है मैंने। खुद के साथ रिलेशनशिप बनाओ, अपने इनर सेल्फ को जानो, यही बताना चाहती है। इनर सेल्फ को जानोगे तो हमेशा ज्यादा ज्ञान देगा एज कंपेयर टू दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना। दिस इज दी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। दूसरों के साथ बनाओगे जो भी रिलेशनशिप वो हमेशा कम ही होगी खुद के साथ रिलेशनशिप बनाई हुई। सो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा थोड़ा सा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के बारे में दोबारा, विच इज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि कभी भी हमारे पास अगर एक लीनियर ऑपरेटर है और कुछ स्पेशल टाइप के लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास जो कि वही वेक्टर वापस दे देते हैं बट विद समथिंग अ कांस्टेंट नंबर साथ में। बताया था ना इस चीज का नाम क्या होता है, इसका नाम मैंने तुम्हें बताया था आइगन वेक्टर, याद आया ना। और इसको क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताई थी और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हम श्रोडिंगर इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो वो एक आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह ही होती है। जब डिटेल में बताएंगे तो एक बार समझना और बहुत मजा आएगा तुम्हें, और यहीं से ही बिल्ड होने वाली है वो सारी चीजें। अगर हम इसमें, मैंने यहाँ पे, हाँ, अगर हम इसके ड्यूल स्पेस में जाना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसे आता था, ये भी मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था। ऑपरेटर की जगह उसका हार्मिशियन कॉन्जुगेट आता है और साथ में लैम्डा स्टार, क्योंकि लास्ट टाइम बताया गया है कि ड्यूल में कॉन्जुगेट्स मिलते हैं, बताई थी ये बात, है ना, बस वही चीज। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ इसमें न्यू नहीं है। मैंने इसको बताया था एक मशीन की तरह है कि मशीन में कुछ डालोगे तो मतलब मशीन में एक वेक्टर डालोगे दूसरा वेक्टर निकलेगा, अगर वो सेम वेक्टर निकल रहा है विद अ कांस्टेंट तो हमारे पास एक आइगन वैल्यू इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम उसे, और उसे आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर दिस इज आइगन वैल्यू। व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज आइगन वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास था एक मैंने बताया था तुम्हें हार्मिशियन ऑपरेटर के बारे में। हार्मिशियन ऑपरेटर के बारे में ये बताया था कि अगर कभी भी किसी भी ऑपरेटर का हार्मिशियन कॉन्जुगेट खुद के इक्वल हो जाए तो उसको हार्मिशियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मिशियन ऑपरेटर की ही जरूरत होती है। जितने भी ऑब्जर्वेबल होते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्मिशियन ऑपरेटर्स, ये बताया था मैंने। ऑब्जर्वेबल्स जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीजें। ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्यों होता है क्वांटम मैकेनिक्स में ही समझेंगे, बट होता है अभी ये समझ लेंगे ताकि एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिले क्यों कर रहे हैं। ऑब्जर्वेबल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्मिशियन या हार्मिशियन ऑपरेटर HO, इस चीज का ध्यान रख लेंगे अभी के लिए। और जितनी भी हार्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज होती है वो रियल होती है, प्रूफ मैंने लास्ट टाइम कराया था। आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर आर रियल वैल्यूज होते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका आंसर, तो उसका जो भी आंसर होगा वो तो रियल नंबर ही होगा, क्योंकि हम एक्चुअल लाइफ में जो नंबर्स को देखते हैं, यूज करते हैं, वो रियल नंबर ही होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हैं ताकि चीजें इजी हो जाए और जनरलाइज कर दें हम चीजों को, इसलिए ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है विच इज फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ध्यान रखेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दो थ्योरम हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें यही बता दी है कि जो ऑब्जर्वेबल होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में वो हार्मिशियन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, पहले तो यही बता दिया। ये सारी चीजें फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में ही आती हैं जो मैं यहां पे लिखवाने वाला हूं। और एक और चीज हमारे पास है, जो आइगन वेक्टर होते हैं, आइगन वेक्टर ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर, ये जो हमारे पास इसके आइगन वेक्टर आने वाले हार्मिशियन ऑपरेटर के, ये सारे के सारे मिलके ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस।
ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। जितने भी हमारे पास आइगन वेक्टर्स होते हैं हार्मिशियन ऑपरेटर केवल, वो सारे मिलकर उनको इकट्ठा करते जाओ करने के बाद जो हमारे पास सेट बनेगा वो एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाई जा सकती है। उनसे प्रोसीजर भी बताएंगे कैसे बनाई जा सकती है, बट अभी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक और चीज, जो आइगन वेक्टर होता है, ये जो मैंने सेट के बारे में तुम्हें बताया है, आइगन वेक्टर सेट या सेट ऑफ आइगन वेक्टर, सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ हार्मिशियन ऑपरेटर फॉर्म अ कंप्लीट सेट। कंप्लीट सेट का मैंने और भी बहुत बार मतलब बता दिया है कि कोई भी वेक्टर लोगे वेक्टर स्पेस का, तो इनकी हेल्प से, आइगन वेक्टर्स की हेल्प से मैं उसको जनरेट कर सकता, जनरेट कह सकते हैं, स्पैन कर सकता हूं, ये चीज मैंने बताई हुई है। मींस एनी वेक्टर अ हार्मिशियन ऑपरेटर कैन जनरेट, हार्मिशियन ऑपरेटर जनरेट can be written as, can be expanded in the form of eigenvectors। कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि कोई भी वेक्टर या ये जो हार्मिशियन ऑपरेटर जनरेट करेगा उसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइगन वेक्टर्स, जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे, ठीक है, जो भी यहां पे आएगा ना उसको हम आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कि अगर मान लो हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ गई डिफरेंट, λ1 λ2, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ हार्मोनिक, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ अ हार्मिशियन ऑपरेटर। तो जो दो हमारे पास आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग और जो आइगन वेक्टर होंगे वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो प्रूविंग दिस इज वेरी इजी। क्या करो, सबसे पहले m एक वेक्टर और यहां पे एक λ1 आइगन वैल्यू λ1, और यहां मान लेते हैं एक λ2। अच्छा याद रखना क्योंकि ये हार्मिशियन ऑपरेटर है तो मैं इसको ड्यूल स्पेस में भी लिख सकता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा m पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा λ1 स्टार, है ना, और यहां पे आ जाएगा λ1, और ऐसे ही λ2 के लिए लिखें तो m, और ये बन जाएगा λ2 स्टार λ2। एक और बात ध्यान रखेंगे, अभी अभी बताया था जो हार्मिशियन ऑपरेटर होते हैं उनकी जो आइगन वैल्यू होती है वो रियल होती है, अभी तो बताया था, है ना। तो इसका मतलब है मैं इसमें कुछ मैनिपुलेशन करके रिजल्ट तक पहुंच सकता हूं। लेट्स सी कैसे पहुंचे। अगर मैं इस रिजल्ट में क्या करूं, दोनों साइड λ2 मल्टीप्लाई कर दूं, सही रहेगा ना। अगर मैं इसमें λ2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा, λ1 λ2, ऐसा कुछ। और इस वाली इक्वेशन में λ1 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेट अस सी क्या होगा, पीछे की साइड पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये बन जाएगा λ2 λ1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास बचेगा λ1 माइनस λ2, और बाहर आ जाएगा λ2 λ1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब हम मान के चले थे स्टार्टिंग में दे आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या ये 0 के इक्वल हो सकता है। ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, और इसका मतलब है यही, थोड़ा नोटेशन सही कर लेना, इसका मतलब यही 0 के इक्वल है। लेकिन इनर प्रोडक्ट अगर किसी चीज का 0 आ रहा है इसका मतलब है दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर दे आर ऑर्थोगोनल। याद आया, तो दे आर ऑर्थोगोनल। सो प्रूविंग दिस वाज वेरी इजी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल देंगे हम इसे। बात समझ आई, पक्का, ठीक। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है दिक्कत वाला। कहीं ऐसे हमारे पास होते हैं आइगन वेक्टर्स जिनका जो आंसर है वो हमेशा सेम ही आ जाएगा। λ2 मैंने लिया कोई पर्टिकुलर, उसका भी आंसर लैम्डा ही आ गया, आइगन वैल्यू दोनों की सेम आ गई। सेम आइगन वैल्यू को कैसे डील करें ये भी तो पता होना चाहिए। आइगन वैल्यू डिफरेंट है तो वी नो व्हाट टू डू, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। लेकिन 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 सरप्राइजिंगली इफ λ1 and λ2 are both same,
तो हम कह सकते हैं स्टिल आइगन वेक्टर्स देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, एक ट्रिक है हमारे पास एंड दैट ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैन बी चूजन ऑर्थोगोनल, कैन बी चूजन ऑर्थोगोनल। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बात बताते हैं, जो रिपीटेड सेम वाली आइगन वैल्यूज आती हैं उसका एक नाम होता है, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेसी। उसे क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब होता है आइगन वेक्टर्स हैविंग सेम आइगन वैल्यू। तो कोई बोलेगा डीजेनरेसी कितनी है, 3 डीजेनरेसी है, तो उसका एटलीस्ट नाम तो मतलब तो पता होगा कि एक आइगन वैल्यू के पीछे कितने आइगन वेक्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये हैविंग सेम आइगन वैल्यू। अच्छा, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम किसी भी अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर नहीं है तो उसको ऑर्थोगोनल बना सकते हैं? तो उसका नाम है ग्राम स्मिट टी प्रोसीजर। ये हमें क्या बताता है? प्रोसीजर, ऐसा कुछ। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? अगर हमारे पास सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं जो कि ऑर्थोगोनल नहीं है, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस नहीं बना रहे, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, लेकिन इंडिपेंडेंट होना तो एटलीस्ट जरूरी है। ठीक है, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स do not form orthonormal basis, orthonormal basis। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू डीजेनरेट स्टेट। अभी बताया था ना, सेम आइगन वैल्यू आ गई तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा ठीक ठाक कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सुधार सकते हैं। कैसे सुधार सकते हैं? देखो, इससे पहले कि आगे बढ़े मैं पिछला बेसिक्स एक बार दोबारा से रिमाइंड करवाना चाहूंगा। अगर ये पुरानी एक्स एक्सिस है, पुरानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मतलब है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है। कोई भी वेक्टर अगर हमें यहां दिया हुआ है, ये आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जे कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर लिखा जा सकता है ए अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस ए अलोंग वाई एक्सिस जे कैप। ऐसा कह सकते हैं कि इसके पैरेलल होएगा कंपोनेंट और एक इसके परपेंडिकुलर होएगा कंपोनेंट। ठीक है, एक एक्सिस को चूज हम कर ले, एक्स एक्सिस को चूज कर लिया, एक इसके पैरेलल एक इसके परपेंडिकुलर, तो किसी भी वेक्टर को ब्रेक करके लिखा जा सकता है दो पार्ट्स में। ये चीज हमारे लिए जरूरी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए वेक्टर, और उसके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, उसके ऊपर एक टोपी लगा देंगे, ए कैप। ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। समझ पा रहे हो क्या चीज है? हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करनी है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं जो फिलहाल के लिए इस प्लेन में बात करें तो परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है v1 वेक्टर, या इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं v1 वेक्टर, और दूसरा हमारे पास ये है v2 वेक्टर। परपेंडिकुलर नहीं है बट हमें बनाना है किसी तरीके से, कुछ ना कुछ करके, तो एक यूनिट वेक्टर लेगा ना, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर चाहिए है, इस v2 को यूज करके बनाना है, कुछ ना कुछ करके तो बनाना है। हम सोचते हैं क्या करें। एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं इसके साथ, या इनर प्रोडक्ट ले लूं इसके साथ, तो क्या होगा? v2 v1 कुछ ऐसा मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तुमने इधर की साइड लिया, लेकिन ये तो एक नंबर है ना, नंबर तो कहीं भी हो सकता था, तो इसके साथ लगा दो एक यूनिट वेक्टर। कौन सा लगाओगे? v1 कैप। क्यों लगाया v1 कैप? v1 कैप मैंने लगाया क्योंकि इधर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी थी। मैंने प्रोजेक्शन तो ली है, किस डायरेक्शन में? v1 की डायरेक्शन में। तो जो कैप वाले होते हैं दे टेल्स अस डायरेक्शन, दे टेल्स अस डायरेक्शन। मेक श्योर इस बात का ध्यान रखेंगे, यह हमें डायरेक्शन बताते हैं। किसी भी वेक्टर को याद रखना, जैसे v2 वेक्टर है, मैं उसको लिख सकता हूं v2 पैरेलल कंपोनेंट, उसका दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूं, जो कि इधर की साइड आएगा v2 पैरेलल, और एक इधर आएगा v2 परपेंडिकुलर, दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूं v2 पैरेलल प्लस v2 परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, मैं इसको लिख सकता हूं, मेरे को इसके ऑर्थोगोनल एक वेक्टर चाहिए, इसके ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर।
इसके परपेंडिकुलर तो V2 परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो मैं V2 परपेंडिकुलर निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस V2 पैरेलल, विच इज V2 माइनस V2 पैरेलल किसके इक्वल है, अभी निकाला था, V2 V1 और V1 कैप। ध्यान से देखना एक बार क्या किया है मैंने, इस पे भी वेक्टर लगा लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट समझा जा सकता है। मैंने इस वेक्टर की प्रोजेक्शन ली, यहां पे प्रोजेक्शन का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और साथ में डायरेक्शन शो करने के लिए V1 कैप लगा दिया। ये डायरेक्शन शो करने के लिए होता है बस, सिर्फ ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसके एक पैरेलल कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। हमें V1 के ऑर्थोगोनल चाहिए था, नॉर्मल तो बाद में बात करेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर चाहिए था जो कि हमें मिल गया। अभी हमें याद रखेंगे, अभी हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर मिला है, ऑर्थोगोनल चाहिए क्या था, ऑर्थोनॉर्मल। ध्यान रखना किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है, वेक्टर किसी भी यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर को लिखा जा सकता है उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले भी बता चुका हूं। तो डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसा भी तो लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है मैं V1 वेक्टर जो ये था, ये V1 वेक्टर, इसका ऑर्थोनॉर्मल कैसे लिखूं, पार्ट V1 कैप विच इज V1 वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। सो एक तो मुझे मिल गया V1 कैप विच इज V1 वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना। ऐसे ही मुझे V2 कैप चाहिए, इसके ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए ना, तो हमारे पास आएगा V2 परपेंडिकुलर और डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ध्यान रखेंगे ये हमारे पास अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आएंगे। तीसरा वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। सोचो भाई साहब, दो ही निकालने अभी तो, दे आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, तीसरा वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो याद रखना तीसरा इसके भी ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए, V2 के भी और V3 के भी। अब ये कैसे करें, आसान है, कुछ भी नहीं। जैसे ये किया ना, बिल्कुल सेम, पहले V3 वेक्टर निकालते हैं, जैसे ये किया सेम, कैसे V3 माइनस सेम कंपोनेंट बस V3 के लिए, V1 कैप इसके परपेंडिकुलर हो गया अभी, है ना। और V2 के भी परपेंडिकुलर चाहिए, तो V3 V2 और V2 कैप। तो ये हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है जो कि V1 के भी परपेंडिकुलर है और V2 के भी परपेंडिकुलर है। अब तुम्हें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो V3 कैप इज इक्वल टू V3, इसको परपेंडिकुलर लिख लेना, V3 परपेंडिकुलर बाय V3 परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड। ओके, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेक्चर कह सकते हैं इसे, क्योंकि इन डेप्थ ज्यादा ही चले गए हैं। बट नेक्स्ट लेक्चर में जब आओगे तो इसको एक और बार रिपीट करेंगे और दोबारा समराइज कर देंगे कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और साथ में एक छोटा सा टॉपिक करेंगे टेंसर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सब का जितना भी हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा किया है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो आई होप कि आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, बहुत सारी मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।